युवराज परिहार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आपको आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कि पेपर सेकंड कहते हैं, उसकी यूनिट 1 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जिसमें हमारे पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का जो विखंडन या फिशन है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी स्पीशीज बनती है। तो हम इस वीडियो में वह जो मुक्त मूलक स्पीशीज समान विखंडन के दौरान बनी थी उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और उसका क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में, वह कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है अतिशयुग्मन, हाइपर कंजक्शन। हाइपर कंजक्शन क्या है और क्या इसका इफेक्ट मुक्त मूलक पर पड़ता है। मुक्त मूलक स्पीशीज में बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे, क्योंकि उसके पास जो है बीटा हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है। उतनी अधिक अनुनादी, जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसकी उतनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती है, और किसी अणु की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी वह अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। ये चीज़ को बहुत क्लियरली इसको माइंड में बिठा लो कि हमारे पास कोई मुक्त मूलक है, उसमें कितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं, और बीटा हाइड्रोजन परमाणु जितने होंगे उतनी उसकी अनुनादी संरचनाएं होगी, और जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी उतना उसका वो परमाणु स्टेबल होगा। जैसे इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक सारणी है, मुक्त मूलक स्पीशीज का नाम, पहला कॉलम। दूसरा है उस मुक्त मूलक में बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, और तीसरा है अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी है। ये 3 कॉलम हमारे पास लेकर के इस एग्जाम्पल को अपन समझ सकते हैं। जैसे पहली स्पीशीज मुक्त मूलक स्पीशीज है जिसको एथिल मुक्त मूलक कहते हैं। इस स्पीशीज के पास बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है। ये 3 आगे, ये जो इस कार्बन जिस पर मुक्त मूलक है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, इसके पास वाला ये बीटा हाइड्रोजन है, तो इसके CH3 यानी कि 3 इसके पास बीटा हाइड्रोजन परमाणु है। अब बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वह अनुनादी संरचनाओं की संख्या आती है, यानी कि 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 इसकी अनुनादी संरचनाएं होगी। तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक, इसकी 3 CH3 में 3 CH3, इस तरह से इसके पास कुल 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं। इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये 7 अनुनादी संरचनाएं इसकी बन जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तृतीयक ब्यूटिल जिसमें कि 3 3 6 3 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी इसकी टोटल 10 अनुनादी संरचनाएं। यानी कि क्वेश्चन ये होगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक स्थायी होगा। तो हमने ऊपर पहले लिख दिया है कि जिसकी जिसके पास जितना अधिक बीटा परमाणु होगा, और बीटा परमाणु होने पर तो उसकी उतनी अधिक अनुनादी संरचना होगी, और जिसकी सबसे अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी वही सबसे अधिक स्थायी होगा। इसीलिए जैसे 10 जो है सबसे ज़्यादा 10 इसमें है तृतीयक ब्यूटिल में, तो ये सबसे अधिक स्थायी होगा। जबकि 4 है ये एथिल में है, इससे कम मेथिल है तो सबसे कम स्थायी। तो क्वेश्चन यही आता है कि तृतीयक ब्यूटिल की अपेक्षा आइसोप्रोपिल कम स्थायी क्यों है, या आइसोप्रोपिल एथिल की अपेक्षा स्थायी क्यों है। तो आपको केवल एक लाइन जो मैंने ऊपर लिखी वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह से जैसे इसको प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं अपन को, इस 3 संरचनाएं कौन सी हुई है। जैसे एथिल की ये दिखाई गई है, यहाँ पर देखो ये एथिल मुक्त मूलक है, इसके बाद 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का ये इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु का अभिगमन होकर के फर्स्ट संरचना बनाएगा, फिर इसको एक हाइड्रोजन सेकेंड बनेगा, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन परमाणु, और फिर तीसरी में ये तीसरी संरचना बनाएगा, और चौथे में वैसी हो जाएगी जो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसकी टोटल 3 संरचनाएं हैं। तो ये इस तरह से हाइपर कंजक्शन इन एथिल फ्री रेडिकल।
तो ये भी उतना इफेक्ट इनको इफेक्ट करता है फ्री मूवमेंट में। ये पहला कारक था। इसी तरह से अब पूछते हैं कि कार्बनिक मुक्त मूलों की संरचना और स्थायित्व क्या है। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल। हम जानते हैं कार्बन मुक्त मूलक 3 sp2 संकृत कक्षों के पास साथ बंध बनाए रहता है, जबकि pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बात क्लियर है। ये यहाँ पर pz जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में दे रखा है और 120 के ट्रायंगल के साथ ये sp2 संकरण बनाता है। इसमें दूसरा इसका पॉइंट पढ़ना चाहेंगे, इसमें कार्बन परमाणु की परिधि में कुल 707 इलेक्ट्रॉन का घनत्व रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, क्योंकि इसकी परिधि में केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है। थर्ड, इसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसी तरह से विशुद्ध pz कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा जो विशुद्ध pz कक्षक में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से ये हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसका एक और फैक्टर रह गया था, मैं उसके बारे में दोबारा बताना चाहूँगा कि एक तो अतिसंयुग्म बनता है, एक और फैक्टर इसके बारे में जो मुक्त मूलों को प्रभावित करता है उसके बारे में यहाँ दोबारा जानकारी दे दूँगा। प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। मुक्त मूलक कार्बन पर जितने अधिक एल्कल समूह यानी कि R समूह होंगे वह उतना ही अधिक प्लस I प्रभाव डालता है। जिस मुक्त मूलक पर जितने R समूह होंगे वह उतना ही प्लस I प्रभाव डालेगा। और सेकंड, प्लस I प्रभाव के कारण कार्बन पर उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण, क्योंकि प्लस I प्रभाव डालेगा तो उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, अतः मुक्त मूलक का स्थायित्व भी उतना ही अधिक बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम कर देंगे। यही क्रम है इसका। इसके में क्वेश्चन भी निकल सकते हैं कि टर्शियरी मुक्त मूलक सेकेंडरी से अधिक स्थायी होगा, क्यों? सेकेंडरी प्राइमरी से अधिक स्थायी होगा, क्यों? या प्राइमरी मेथिल से अधिक स्थायी होगा, क्यों? या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि प्राइमरी की अपेक्षा मेथिल कम स्थायी है, क्यों? तो इसका एक ही कारण है कि जिस समूह पर मुक्त मूलक पर जितने अधिक R समूह होंगे तो उसका प्लस I प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट भी अधिक होगा और उस प्लस I प्रभाव के कारण उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। यही कारण है इस एग्जाम्पल में कि टर्शियरी मुक्त मूलक द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल इज दिस। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत आपको